वेलकम चिल्ड्रंस। इससे पहली वीडियो में हमने स्पेंसर की जो उद्विकास सिद्धांत है, ऑर्गेनिक एनालॉजी, सावयवी सादृश्यता, उसको पढ़ा। उस सिद्धांत में स्पेंसर ने समाज की जो तुलना है वो एक मानव शरीर से की है, सावयव से की है, और ये बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से हमारा समाज है, हमारे समाज का उद्विकास हुआ है, जिस प्रकार से मानव शरीर का उद्विकास हुआ है, ठीक उसी प्रकार से हमारे समाज का भी उद्विकास हुआ है। अब हम बात करते हैं सामाजिक उद्विकास के विभिन्न क्षेत्रों की, कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें हमें सामाजिक उद्विकास देखने को मिलता है। तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हमें सामाजिक उद्विकास देखने को मिलता है। उन क्षेत्रों में संस्कृति है, और आर्थिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, कला का उद्विकास, हमें कला में उद्विकास देखने को मिलता है, धर्म का उद्विकास हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे विभिन्न पक्ष हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं जिनमें हम सामाजिक उद्विकास को दृष्टिगोचर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृति के उद्विकास की। संस्कृति के उद्विकास को जो है मॉर्गन ने बताया। मॉर्गन ने मानव समाज के उद्विकास के लिए, संस्कृति के उद्विकास के लिए 3 स्तर बताए, 3 अवस्थाएं बताई: जंगली, बर्बर और सभ्य। मॉर्गन का ये मानना है कि जो मानव समाज है, जो मानवीय संस्कृति है, वो इन 3 अवस्थाओं से वो गुजरी है। सबसे पहले जो है वो जंगली अवस्था की बात करता है। मॉर्गन कहता है कि ये मानव के सामाजिक जीवन की सबसे प्रारंभिक अवस्था थी, प्रथम अवस्था थी। इस समय में मानव का जीवन जो है बहुत ही संघर्षपूर्ण और कष्टमयी था, और यह काल जो है मानव इतिहास का सबसे लंबा काल था। सामाजिक परिवर्तन और दशाओं की दृष्टि से मॉर्गन ने इस काल को 3 उप अवस्थाओं में या 3 उप स्तरों में बांटा। सबसे पहला है जंगली अवस्था का निम्न स्तर। इस अवस्था में क्या था कि इस अवस्था में मानव जो है भोजन और निवास की खोज में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, अर्थात उसका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था। एक जगह से दूसरी जगह पर वो जो है भोजन की तलाश में और निवास की तलाश में भटकता रहता था, घूमता रहता था। भोजन में क्या था उसके लिए? भोजन में कंदमूल, फल फूल और कच्चा मांस था। अपने तन को ढकने के लिए जो है वो पत्तों और जो पेड़ों की छाल होती है, तने की छाल, उनका इस्तेमाल करता था। और इस समय में उसे यौन संबंध स्थापित करने की जो है पूर्ण स्वतंत्रता थी। इस समय में जो मानव है वो पेड़ों पर और गुफाओं में अपनी रात व्यतीत करता था। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस काल में जो मानव का जीवन था वो पशुओं से श्रेष्ठ नहीं था, पशुओं के समान ही था। दूसरा स्तर इन्होंने बताया जंगली अवस्था का मध्य स्तर। इस अवस्था का जो आरंभ माना जाता है वो आग जलाने और मछली मारने की कला के साथ माना जाता है। जब आग जलानी मनुष्य ने सीख ली तो उसने कच्चे मांस को भूनकर खाना शुरू कर दिया, और इसी समय मनुष्य ने जो है अपना सामूहिक जीवन प्रारंभ किया। मनुष्य जो है छोटे छोटे झुंड बना के रहने लगा। तो मॉर्गन ने जो है ऑस्ट्रेलिया और पेलिनेशिया की कुछ जनजातियों का उदाहरण देकर इस स्तर को समझाने का प्रयास किया है। तीसरा स्तर उन्होंने बताया जंगली अवस्था का उच्च स्तर। इस अवस्था का जो प्रारंभ हुआ वो तब माना गया जब मनुष्य ने धनुष और तीर का आविष्कार कर लिया, और इसी अवस्था में मनुष्य ने अपने पारिवारिक जीवन की नींव रखी। अर्थात लोग जो है, मानव जो है एक परिवार के रूप में रहना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें क्या था कि जो परिवार के अन्य सदस्य थे उनमें पारस्परिक यौन संबंध स्थापित करने के लिए कोई नियम नहीं थे। अर्थात
कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकता था। और इस युग में क्या हुआ कि मानव समूह जो है परस्पर सामूहिक रूप से रहे तो उनमें संघर्ष भी होने लगा। और इसी अवस्था में मानव ने पत्थर के हथियारों और औजारों का निर्माण भी कर लिया था। दूसरी अवस्था आती है बर्बर अवस्था। इस अवस्था में मानव ने बर्तनों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। बर्बर अवस्था की जो निम्न अवस्था है उसकी बात हम कर रहे हैं। यदि हम बर्बर अवस्था की बात करते हैं तो ये जंगली अवस्था से थोड़ी बेहतर थी। इसमें जो है मानव जीवन थोड़ा श्रेष्ठ हो चुका था। तो इसके यदि हम पहले स्तर निम्न स्तर की बात करते हैं तो इसमें जो है मानव ने बर्तनों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। और इसमें मानव का जो जीवन है वो पहले की अपेक्षा स्थिर था। लेकिन अब भी जो झुंड हैं भाई स्थिर इसलिए हो गया था क्योंकि पहले मानव अकेला घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, लेकिन अब जो है झुंड बनाकर जीवन व्यतीत करता है। लेकिन झुंड में भी वे एक जगह पर स्थिर नहीं रहते, उसमें भी घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। और इसी अवस्था में संपत्ति की अवधारणा का भी उदय हुआ। जो झुंड में घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं उसके लिए उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आप सभी बच्चे जो हैं ज़्यादातर गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में तुम लोगों ने देखा भी होगा जो नट होते हैं, जो जिन्हें भुब्बड़िया कहते हैं, कहीं कहीं धूलिया भी कहते हैं, तो वे इसी का उदाहरण है। वो रहते तो झुंड में हैं लेकिन एक जगह पर ज़्यादा लंबे समय तक वो नहीं रहते। तो इस समय जो है व्यक्ति ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की भी धारणा को अपनाना शुरू कर दिया था। और जो संपत्ति और सामाजिक स्थिति का निर्धारण था वो व्यक्ति की संपत्ति के आधार पर ही होने लगा था। और इस समय वस्तु विनिमय भी होने लगा था। वस्तु विनिमय का मतलब है कि हमने किसी के लिए कोई काम किया और उसने हमें उसके बदले में वस्तु दी, ना कि पैसा दिया। जैसे वही मैंने अभी उदाहरण बताया, जो भुब्बलिया होते हैं उन पे वो लोहे का काम करते हैं ज़्यादातर। यदि हमने उन पे कोई लोहे का काम किया तो हम उसके बदले में उन्हें क्या देते हैं? गुड़, अनाज, चावल, गेहूँ, आटा, दूध, मट्ठा, ये सब उसके बदले में हम दे देते हैं। पशुओं के लिए चारा दे देते हैं। गांव में आजकल ऐसा होता भी है, आज भी ऐसा होता है गांव में कि जिस गांव में भुब्बलिया आ जाते हैं तो उन पे वो लोहे का कोई भी काम कर रहा है तो उसके बदले में हम वस्तु देते हैं, पैसे नहीं देते। ठीक है। तो इस अवस्था में परिवार में जो है स्त्रियों की स्थिति भी जो है वो महत्वपूर्ण हो गई थी। इसी में अब हम बात करते हैं मध्य स्तर की। तो मध्य स्तर में क्या था? मध्य स्तर में जो मानव है उसने पशुपालन और कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। पशुओं के चारे की खोज में मानव इधर उधर भटकता था। कुछ लोगों ने जो है बीज बोकर पेड़ को उगाना सीख लिया। अब वे स्थिर आवास बनाकर जो है कृषि करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। ठीक है। तो इसी अवस्था में जो है वस्तु विनिमय की जो धारणा है वो स्थापित हुई। इसके बाद तीसरा स्तर है उच्च स्तर। इस अवस्था में मानव ने लोहे को गलाकर उनसे औजार बनाना सीख लिया था। उन्होंने लोहे के जो है बहुत सारे नोकदार और तीखे हथियार बनाए, औजारों का निर्माण किया। और इसी अवस्था में यौन भेद के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच में श्रम विभाजन पनपा। यौन भेद का मतलब होता है कि स्त्री और पुरुष ये दोनों जो है लिंग के आधार पर उनमें काम का बंटवारा होना शुरू हो गया। काम का बंटवारा कैसे हुआ कि जो महिलाएं हैं वो घर का काम करेंगी, जो पुरुष है वो बाहर का काम देखेंगे। इस तरह से जो है श्रम विभाजन पनप गया। और इस समय स्त्रियों को संपत्ति मान लिया गया था।
छोटे छोटे जो है गणराज्यों की स्थापना हुई। धातुओं का प्रयोग भी इसी युग में होने के कारण इस युग को धातु युग के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी अवस्था है सभ्य अवस्था। सामाजिक विकास का यह अंतिम चरण माना जाता है और इसे भी 3 उप स्तरों में बांटा गया है। सबसे पहला है सभ्य अवस्था का निम्न स्तर। इस अवस्था का प्रारंभ जो है वो लेखन कार्य से माना जाता है। भाषा के प्रयोग और पढ़ने लिखने के कारण संस्कृति का जो संचरण है वो सरल हो गया और इस अवस्था में यौन संबंधों का नियमन हुआ, अर्थात जो व्यक्ति जिस स्त्री के साथ शादी करेगा वो केवल उसी के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकेगा। इस कारण जो है पारिवारिक जीवन अधिक स्थिर और स्पष्ट हो गया। इसी समय में नगर बसाए गए, नगरीय सभ्यता का उदय हुआ, व्यापार का वाणिज्य का विस्तार हुआ, कला शिल्प कला इनका विकास हुआ। तो इस तरह से ये जो है सभ्य अवस्था का निम्न स्तर था। दूसरा स्तर है मध्य स्तर। इस अवस्था में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठनों में व्यवस्था आई। इसी समय में श्रम विभाजन और विशेषीकरण पनपा, राज्य के कार्य क्षेत्र का विकास हुआ, सरकार और कानून का विस्तार हुआ और मानव जीवन में जो है सुरक्षा बढ़ी। तीसरा और अंतिम जो स्तर है वो है उच्च स्तर। मॉर्गन जो है इस स्तर का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से मानते हैं, जब औद्योगिकरण के कारण जटिल और नगरीय सभ्यता का उदय हुआ। इस युग में मशीनों की सहायता से जो है बड़ी तीव्र गति से बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, संपत्ति का संचय बढ़ा, श्रम विभाजन और विशेषीकरण का विस्तार हुआ, व्यक्तिगत संपत्ति की भावना और एकाधिकार ने पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म दिया, वर्ग संघर्ष ने जोर पकड़ा, साम्यवादी विचारों ने जन्म लिया और संपत्ति के समान वितरण पर बल दिया गया। प्रजातंत्र शासन को व्यापक जो है समर्थन मिला, राज्य को एक कार्यकारी संस्था के रूप में स्वीकार किया गया, राज्य के अधिकारों में वृद्धि हुई, उसका अधिकार क्षेत्र बढ़ा, नागरिकों के सुख सुविधाओं की व्यवस्था करना जो है वो राज्य का कर्तव्य माना जाने लगा। इस युग में अनेक प्रकार के भौतिक और अभौतिक आविष्कार हुए तथा कला, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान इन सभी में अभूतपूर्व प्रगति हुई। मानव ने अंतरिक्ष में प्रवेश भी इसी युग में किया और आज भी वह प्रगति के पद पर अग्रसर है। तो ये था सामाजिक जीवन में उद्विकास या संस्कृति या समाज में उद्विकास। अब बात करते हैं आर्थिक जीवन में उद्विकास किस प्रकार हुआ। आर्थिक जीवन में किस प्रकार से उद्विकास हुआ। आर्थिक जीवन के उद्विकास को 4 स्तरों में बांटा गया है। सबसे पहला है शिकार करने और भोजन करने का स्तर। इस स्तर में मानव आर्थिक जीवन के प्रारंभिक स्तर में शिकार करने, मछली मारकर खाने, जंगलों से कंदमूल, फल, पत्ते, शाक, सब्जियां, जड़, छाल आदि एकत्रित करके अपना जो है जीवन यापन करता था। पेट भरने के लिए वह भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर भटकता फिरता था। यह जीवन जो है सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अनिश्चित था। दूसरा स्तर है इसमें चारागाह स्तर। मनुष्य ने जब देखा कि पशुओं को मारने की बजाय यदि उनका पालन पोषण किया जाए तो जीवन यापन के लिए अधिक साधन वह प्राप्त कर सकता है, तो उसने क्या किया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया और उनसे जो है दूध, बाल
ऊन, हड्डियाँ, खाल, मांस इन ये प्राप्त करना शुरू कर दिया और इनके माध्यम से अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। और इसी के साथ साथ पशुओं को जो है उसने बोझा ढोने के लिए अपनी सवारी में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मानव के इस जीवन में जो है कुछ स्थिरता आई, क्योंकि जब तक एक स्थान पर चारे और पानी की व्यवस्था भी हो चुकी थी, वह वहीं रहता था और वहीं पर जो पशु उसके द्वारा पाले जाते थे उनके चारे की उचित व्यवस्था होने के कारण वो एक ही स्थान पर अपना जीवन यापन करता था। इसके बाद तीसरा स्तर है कृषि स्तर। इस अवस्था में मानव ने बीज बोकर पेड़ों को उगाना शुरू कर दिया, कृषि करनी शुरू कर दी। उसने जो है फल फूल सब्जियां आदि पैदा करनी शुरू कर दी, बाग बगीचे लगाने शुरू कर दिए। और चूँकि देखिए अगर कृषि करनी है तो एक स्थान पर बहुत लंबे समय तक हमें रहना पड़ेगा, इसलिए कृषि करने के लिए मनुष्य जो है एक स्थान पर स्थिर होकर रहने लगा, जिससे जो है उसके जीवन में स्थिरता आई। अब वह जो है झोंपड़े या लकड़ियों के मकान बनाकर रहने लगा और जहाँ जिस स्थान पर वो रहता था उस भूमि को अपनी संपत्ति मानने लगा। और इस समय में जो है वस्तु विनिमय की प्रथा का प्रचलन हुआ। वस्तु विनिमय क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि सेवा के बदले में वस्तु का आदान प्रदान होना। भाई दो व्यक्ति हैं, यदि एक व्यक्ति दूसरे से कोई काम करवाना चाहता है तो वो उस काम के बदले में उसे कोई वस्तु देगा। और इस अवस्था का अंतिम स्तर है औद्योगिक अवस्था या औद्योगिक स्तर। इस अवस्था में इस युग में मानव ने जो है मशीनों और विज्ञान के सहारे से उत्पादन के अनेक यंत्रों का अनेक मशीनों का निर्माण कर लिया। उत्पादन में मानव और पशु शक्ति के स्थान पर जड़ शक्ति का प्रयोग होना शुरू हो गया। जड़ शक्ति से मतलब है बिजली, पेट्रोल, कोयला, इन सब का इस्तेमाल जो है उसने करना शुरू कर दिया। और जो उत्पादन है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर और बहुत तेज़ी के साथ होने लगा। बहुत बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई गई, जिसके कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा और आर्थिक सहयोग बढ़ा। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान अवस्था है वो वर्तमान अवस्था आर्थिक जीवन की औद्योगिक अवस्था है, जिस अवस्था में हम जिस समाज में हम रह रहे हैं। तो इस प्रकार से इन चार स्तरों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि आर्थिक जीवन में किस प्रकार से आर्थिक जीवन का उद्विकास एक स्तर के बाद दूसरे स्तर से होकर गुजरा है।